Thank you everyone for registering and spending your valuable Sunday's time today for the webinar. I know this webinar is going to be very, very useful for your future, and I know it's really going to be helpful for you in this situation today. So आगे बढ़ते हुए I would like to welcome our DGT's directors, Samir sir, Rahul sir, and Abhijit sir. Handing forward to Samir sir. Okay. Is Samir sir. Sneha, hello Sneha. Is I'm audible? Hello. Yes, sir. Okay. Thank you Yes, very sir. much. Thank you Sneha, and thank you very much parents for such a ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो आपने दिया हुआ है। आज संडे है फिर भी आप आज लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। रियली थैंक यू फॉर दैट। एक्चुअली डीजीटी हैज टेकन अप वन मिशन। डीजीटी ने एक मिशन लिया हुआ है, एंड a mission is to upgrade and educate our parents through different informative seminars, webinars, हम कुछ भी बोल सकते हैं उसके लिए, in different fields by the expert people। तो हमने आज का जो सेशन है वो सेकंड सेशन है इस मिशन का। पेरेंट्स, आज का दौर बहुत ही डरावना है, अनिश्चित है और चिंताजनक है, और इस दौर से हम सब, हालांकि मैं बोलूंगा हम सब नहीं, पूरी दुनिया इस दौर से इस कोरोना से जूझ रही है। और ऐसे दौर में आर्थिक स्थिति को बनाए रखना या बैलेंस रखना ही एकमात्र उपाय मुझे सामने दिखाई दे रहा है। एंड सो पेरेंट्स, डीजीटी हैज ब्रॉट अनदर स्प्लेंडेड वेबिनार, संपूर्ण सुरक्षा, जो कि ये अनिश्चित काल में, इस डरावने और अनिश्चित काल में उभरने के लिए हमें आशा दिला सकता है। सो पेरेंट्स, मुझे आप सबका वेलकम करना है। उसी के साथ आज के जो हमारे एक्सपर्ट गेस्ट है इस फील्ड में, सतीश आयरे जी, उनका भी मैं वेरी थैंकफुल हूँ, जिन्होंने हमें आज वेरी इंपॉर्टेंटली एक अच्छा समय दिया हुआ है आपसे बात करने के लिए। उनके बारे में मुझे कुछ बताना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सतीश आयरे, ही इज रिनाउंड फाइनेंशियल प्लानर, ये फाइनेंशियल एडवाइजर है। लगभग 18 साल से इन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर में काम किया हुआ है, जिन्होंने खुद हमारा लगभग 15 साल से हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं डीजीटी का। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में उनकी जानकारी है, और ऐसे एक्सपर्ट आज आपको सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए, अपने डीजीटी के पेरेंट्स को सलाह देने के लिए आए हुए हैं। तो रियली आई एम ग्रेटफुल फॉर सतीश आयरे, एंड मैं उनको वेलकम कर रहा हूँ आगे का पार्ट हेल्ड करने के लिए। थैंक यू पेरेंट, थैंक यू स्नेहा एंड सतीश आयरे जी। इट इज ओवर टू यू नाउ। सर, त्यांनी माईक हे नाही केलाय। just a minute. हेलो। हाँ सर, आप अपना हेलो, एम आई ऑडिबल? yes you are audible now, and Yes, please sir. share your PPT sir। श्योर, आई एम शेयरिंग। सर माइक जरा सा आप जरा सा जरा बरोबर ऊपर पकड़ेंगे। yes तो that will be very audible to us। ओके, thank you sir। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। यस मैडम, इज इट करेक्ट? Yes, sir. yes गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। गुड मॉर्निंग सर प्लीज आपका माइक जरा सा ऊपर लेंगे तो that will be a very yes thank you sir। हेलो, नाउ इट इज ऑडिबल? yes Yes, sir sir. yes sir। ओके, आप सभी का मनी ग्राफ की प्रेजेंटेशन में स्वागत है, एंड थैंक यू समीर सर। डीजीटी क्लासेस पिछले 15 साल से हम उनके साथ कनेक्टेड हैं, और पिछले 15 साल में उनका फाइनेंशियल प्लानिंग हम देख रहे हैं।
राहुल सर और समीर रावराणे सर। तो आज हमें ये मौका उन्होंने दिया है आप सभी से बातचीत करने का। तो अभी जब भी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ स्क्रीन सामने दिखाई दे रही है, पेरेंट्स आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपके जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हम प्रेजेंटेशन के बाद में लेंगे। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे, दिस इज, क्या अभी ये दिख रहा है आपको? हाँ, आत्मनिर्भर भारत, जो मोदी जी ने लास्ट टाइम लॉकडाउन में हमें कहा था कि हमें अभी कोरोना से डरना नहीं है, ये कोरोना अभी हमें उसके साथ ही चलना है। तो आत्मनिर्भर भारत में 5 चीजें आती है। फर्स्ट, अभी हम उसको वन बाय वन कवर करेंगे। और अगर आत्मनिर्भर भारत होने के लिए सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर हमें होना है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है इमरजेंसी फंड, सेकंड पार्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड पार्ट आता है लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ इज योर रिटायरमेंट प्लानिंग एंड फिफ्थ योर गोल प्लानिंग। अभी हम इसे वन बाय वन देखेंगे। वो देखने के पहले, जैसे अभी समीर सर ने कहा कि हमें पिछले 18 साल का वेल्थ मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। एमफी की जो एग्जाम होती है दैट इज फॉर म्यूचुअल फंड्स की, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उसके एग्जाम में हमें फर्स्ट क्लास है, मेडिक्लेम लाइफ इंश्योरेंस की एडवाइजरी है। और हमारा ड्रीम है बाय 2030 अगले 10 साल में हमें 500 करोड़पति फैमिली क्रिएट करनी है, राइट? ओके। तो जो हमने सबसे पहले कहा था इमरजेंसी फंड। हेलो मैडम, ये सबको सुनाई दे रहा है? हेलो? यस सर, यू कंटिन्यू ओके सर। ओके। इमरजेंसी फंड, दोस्तों अभी मेरा ही एज आज 47 ईयर्स है। पिछले 47 ईयर्स में हमने आज तक लॉकडाउन कभी देखा नहीं था। पेरेंट्स, मैं अगर ये करूँ कि मेरे साथ रिलेट करूँ तो आप भी शायद यही एज ग्रुप में हैं। तो हमने पिछले 47 ईयर्स में लॉकडाउन कभी नहीं देखा था। जैसे आज हम पिछले 20 मार्च से लेकर आज 14 जून, ऑलमोस्ट 2.5 महीने हम घर पर है, ऐसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो इमरजेंसी फंड हमें रखना चाहिए, हम सालों से लोगों को कहते हैं। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है? मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो अडीअडचणीला आपल्याला पैसे कामाला येतात, राइट? इमरजेंसी फंड, फॉर एग्जाम्पल आपका महीने का घर खर्चा 50,000 रुपया है, तो अगले 6 महीने का यानी आपके पास 3 लाख रुपया इमरजेंसी फंड होना चाहिए। वो फंड कैश के तो इसमें हो सकता है, या फिर आपका बैंक एफडी, या फिर आपका गोल्ड भी हो सकता है। इमरजेंसी फंड यानी रात को 2 बजे भी आपको 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया लग सकता है, तो उस वक्त आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जो हमने लॉकडाउन अभी देखा है 20 मार्च से लेकर 14 जून तक, तो इसमें क्या हुआ है, हम पिछले 2-2.5 महीने से घर पर ही बैठे हैं, लेकिन क्या उसकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस कम हुए हैं? तो नहीं, हमारे एक्सपेंसेस वैसे ही है। हमारा हाउसिंग लोन का ईएमआई अगर किसी का है तो सेम चालू रहा है, अगर घर का खर्चा है तो हमारे एक्सपेंसेस भी सेम है, दैट इज मंथली एक्सपेंस आर स्टिल सेम। और क्या हुआ है, तो अगर कोई जॉब में जा रहा है तो लोगों की सैलरी कट भी हो चुकी है। आज कॉर्पोरेट्स ने सैलरी ऑलमोस्ट 30% कट की है। अगर किसी का बिजनेस है तो बिजनेस गवर्नमेंट के ही परमिशन नहीं है, तो बिजनेसेस शट डाउन हो चुके हैं। अब अभी पिछले 1 हफ्ते से गवर्नमेंट ने चालू किया है, लेकिन बहुत सावधानी उनको बरतने के लिए कही है। तो अगर आपके पास, जस्ट सोचिए कि अगर हर आपका महीने का एक्सपेंसेस 50,000 रुपया हर महीने का है, और पिछले 10-15 सालों से अगर आपने 3 लाख रुपया आपके सेविंग अकाउंट में या फिर बैंक एफडी में रखा है, तो आप अभी फिलहाल निश्चिंत है, अगले 6 महीने के खर्चे आप चला सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी के पास ये फंड अवेलेबल नहीं है तो उनका घर खर्चा भी कैसे चल रहा है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉर्पस में इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। यहाँ जो आप दिख रहे हैं क्राइसिस फंड, अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो ये आपके पास रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस। अभी कोरोना की वजह से हम सारे घर पर है और सब डरे हुए हैं। मुंबई में अगर कोई रहता है तो मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस उसका कितने का होना चाहिए? 7,50,000 मिनिमम से लेके 10 लाख तक।
दोस्तों आज तक हम बोलते थे किसी को भी दो बीमारियां ना हो, फर्स्ट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, सेकंड इज कैंसर। आज अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है तो मुंबई के कोई भी अस्पताल में अगर आप उनका इलाज करते हैं तो मिनिमम एक्सपेंसेस 8 लाख रुपया है, और कैंसर के एक्सपेंसेस तो बढ़ते जाते हैं दोस्तों। कोरोना का मिनिमम एक्सपेंसेस 4 लाख रुपया है, राइट। तो आप सभी ने देखा होगा, या फिर आपके पड़ोस में या फिर आपके कॉलोनी में अगर कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है तो उनका मिनिमम एक्सपेंसेस 4 लाख है। शुरू शुरू में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट किया था, लेकिन अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी फुल हो चुके हैं। कई कई अस्पताल में तो बेड की वेटिंग नंबर्स दिए जा रहे हैं। हमने 2 हफ्ते पहले एक हॉस्पिटल का बेड वेटिंग नंबर कितना था मालूम है? 160। यानी पहले का 168 पेशेंट बाहर निकलने के बाद आपका 161 नंबर है। और ये कोरोना पहले अगर किसी के फैमिली में अगर किसी को हार्ट अटैक होता था तो ऐसे नहीं होता था कि अगर पेरेंट्स में किसी एक को हुआ है तो दूसरे को भी हो सकता है। लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि फैमिली में अगर एक को हो गई है तो शायद दूसरे को भी ये हो सकता है, क्योंकि ये वायरल है। अगर फैमिली में कभी कभी तो ऐसा हमने देखा है कि पूरी फैमिली को भी कोरोना हो चुका है, या फिर एक या दो बंदे घर में हुआ है और बाकी लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ रहा है। तो दोस्तों हम आपको कहते हैं कि आपका मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप मुंबई में हैं तो 7.5 लाख रुपए से 10 लाख का मिनिमम होना ही चाहिए। और ये कोरोना की बीमारी जो है इसमें सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? तो आपके बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि आपके दादाजी और दादी यानी पेरेंट्स जो है, अभी आप सुन रहे तो आपके पेरेंट्स को जो 60 टू 65 ईयर्स के एज ग्रुप में है, तो क्वारंटाइन होने के लिए अगर आप हॉस्पिटलाइज कह रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा ख्याल किसका करना है? तो हमारे बुजुर्ग जो घर पे हैं। उसके बाद जिनको डायबिटिक है, जिनको हार्ट पेशेंट ऑलरेडी है, तो उन्हें ये सबसे ज्यादा तकलीफ हो सकती है कोरोना की। If you do not have medical insurance, then it will drag all your savings or your gold or your property. अगर आपके पास मेडिकल का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो अभी इमरजेंसी में पैसा कहाँ से आएगा? तो आपने जो इतने सालों से सेविंग की थी, या फिर जो आपने गोल्ड बचाया था, या फिर गोल्ड बना के रखा था, या फिर आपने कुछ प्रॉपर्टी के में इन्वेस्ट किया होगा, और अगर घर में पैसा नहीं है तो दोस्तों ये बेचना पड़ेगा आपको, जो बहुत बुरा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और सेकंड आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्या हो सकता है? तो अभी आपका बच्चे अभी किसी के बच्चे 8th में है, किसी के 9th में है और 10th में है। 10th के बाद आपको जो उनके कॉलेज के एडमिशन के लिए या फिर उनको करियर के लिए आगे जो पैसा लगने वाला है, वो पैसा आप यहाँ अगर घर में कोई बीमार हो गया तो आपको वो पैसा तोड़ना पड़ेगा। यानी कि आपके बच्चों का एजुकेशन जो है वो टॉस पे आएगा। अगर आपके पास कम सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो उसके ऊपर एक उपाय है, हम बताते हैं कि टॉप अप पॉलिसी आपको मार्केट में मिलती है। टॉप अप पॉलिसी लीजिए, यानी बेस पॉलिसी आपके पास 3 से 5 लाख की है, उसके आगे अगर 10 लाख का खर्चा, 15 लाख का खर्चा या फिर 25 लाख का भी खर्चा शायद आ सके तो आप वो टॉप अप पॉलिसी से ले सकते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, आत्मनिर्भर भारत में जो हमने बताया कि थर्ड पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। पिछले 60 साल से हम इंडिया में देख रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम LIC ऑफ इंडिया कहते हैं, राइट। यानी कि LIC यहाँ क्या करती है? आपके घर का जो ब्रेड अर्नर है, अगर उन्होंने उसका खुद का इंश्योरेंस किया है तो अगर ऐसा ना हो, उनकी डेथ अगर होती है तो वो डेथ शायद कोरोना से हो सकती है, या फिर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, या नेचुरल डेथ अगर होती है तो उसके नॉमिनी को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और आज फिलहाल मार्केट में और प्राइवेट कंपनीज भी है, ICICI है, HDFC है, और प्राइवेट कंपनीज से भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर लेना है तो कौन सा लेना है? तो हर एक बंदे का, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास पेन है, राइट, ये पेन है। अगर ये पेन की भी हर दिन मार्केट में कीमत होती है, लेट्स एग्जाम्पल वो पेन 200 रुपये का है। अगर हम
इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू, हर बंदे की हर दिन की कीमत होती है, तो उसके ऊपर आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका महीने का घर खर्चा 50,000 रुपया है, तो आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? 200 टाइम्स, यानी कि आपका इंश्योरेंस आज की डेट में 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। अभी आप पूछोगे कि 1 करोड़ रुपया हमें तो किसी ने इतना कहा ही नहीं लेने के लिए, हमारे पास तो सिर्फ 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख का ही सम एश्योर्ड है, राइट? तो आपका इंश्योरेंस 1 करोड़ क्यों होना चाहिए, ये हम अभी देखते हैं। अगर किसी ने 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लिया है और ऐसा ना हो उसकी डेथ हो गई, तो उसके नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा? 1 करोड़ रुपया मिलेगा। नॉमिनी ये पैसा डेफिनेटली घर में नहीं रखेंगे, सबसे सेफ वो पैसा बैंक एफडी में रखेंगे। आज बैंक में एफडी में कितना टका ब्याज मिलता है साल का? 6.5 से 7% मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 6.5% साल का आपको ब्याज देगी। तो 6.5% अगर ब्याज मिलता है तो बैंक उसके ऊपर आपको टीडीएस भी कट करेगी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर टीडीएस कट करके मेरे हाथ में 6% ही पैसा अगर आता है नॉमिनी के हाथ में, तो 1 करोड़ का 6% हो गया सालाना 6 लाख रुपया। तो अगर ये 6 लाख रुपया हर महीने साल में अगर आपके फैमिली को आता है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 मंथ, यानी कि आपका जो अभी का महीने का फिलहाल 50,000 रुपया है, वो आपके बाद भी आपके फैमिली को हर महीना आएगा, राइट? 6 लाख रुपया डिवाइडेड बाई 12 मंथ यानी 50,000 रुपया हर महीने आपको आएगा। आपके नॉमिनी वो पैसा आपके घर खर्चे के लिए यूज कर सकती है। और अगला 200 महीना अगर उसको डिवाइडेड बाय 12 भी करेंगे तो अगले 16 साल। पेरेंट्स, अभी आपके बच्चे 14 या 15 साल के हैं, राइट? तो अगले 16 साल यानी उनकी उम्र 30 होने तक ये पैसा हर महीना उनको आएगा। इसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, राइट? तो अभी जस्ट आप सोचिए, अगर आपके पास 1 या 2 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसका 6% सालाना कितना आएगा, वो पैसा कितना होगा डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो क्या आपका घर का 50,000 रुपये एवरी मंथ आने वाला है आपके बाद में? तो उसको ध्यान दीजिए, राइट? उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, सालाना सिर्फ 6,000 रुपया में आपको 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस की पॉलिसी मिलती है। ऐसा ना हो किसी का एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाता है, अभी बारिश का सीजन है, बारिश में वाटर अगर कहीं जम जाता है और कोई अगर रोड से, हमने लास्ट ईयर भी देखा था व्हाट्सएप पे वो इमेज बहुत लोगों को आया था, वीडियो आया था, एक लेडी रोड से चल रही थी और पानी रोड पे था और वो रोड के साइड से चल रही थी और बाजू में लाइट का खंबा था, उसको उसने हाथ लगाया और उसको शॉक लग गया, उसकी वही डेथ हो गई। तो ऐसा ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सीडेंटल डेथ में आपके नॉमिनी को 50 लाख रुपया मिल सकता है, राइट? तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपका पर्सनल एक्सीडेंट, आपका लाइफ इंश्योरेंस और आपका हेल्थ इंश्योरेंस चेक कर लीजिए कितना है। अभी हम आगे आते हैं रिटायरमेंट फंड। अभी आज सारे आप 45 एज के ग्रुप में हो और 45 आज है, अगले 15 साल में आप 60 तक जाने वाले हैं, राइट? तो 60 में आपका रिटायरमेंट आएगा। क्या मालूम है आपको, जो आज आपका महीने का घर खर्चा अगर 30,000 रुपया है, इन्फ्लेशन ऐसे ही 6% से अगर एवरी ईयर बढ़ते गया, तो आज जो आपका 30,000 घर खर्चा है रिटायरमेंट में, यानी आप ओल्ड एज में रहेंगे, आप है और ये आपकी वाइफ है, पेरेंट्स, तो ये एज में एट द एज 60 आपका महीने का घर खर्चा 2 लाख रुपया होगा। क्या ये सच लग रहा है आपको, या लग रहा है आपको सतीश आज डरा रहा है? नहीं दोस्तों, ये आपके पेरेंट्स को पूछिए 25 साल पहले उनका महीने का घर खर्चा कितना था। 25 साल पहले आपके मम्मी डैडी का घर खर्चा था ऑलमोस्ट 10,000 रुपया, या फिर उससे भी कम था। 25 साल पहले तो मैं कहता हूँ 2 या 5,000 रुपये महीने का घर खर्चा था, जो आज जाके आज उनका महीने का घर खर्चा हुआ है 50,000 रुपये, जो आज का है। तो आने वाले 20 साल में आपका घर खर्चा 2 लाख रुपया होने वाला है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपकी जो मंथली सैलरी है उसे आप 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ये 4 पार्ट कैसे हो सकते हैं, तो 30% फर्स्ट पार्ट, मैंने इसको फर्स्ट पार्ट बोला है, इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपकी मंथली सैलरी
लेट्स एग्जांपल लेते हैं 50,000 रुपया है, या फिर आपके बिजनेस से आपका मंथली अर्निंग 50,000 रुपया है, तो उसका फर्स्ट 30% यानी 15,000 रुपया आपको आज से इन्वेस्ट करना चाहिए। 30%। आपका एक्सपेंसेस, महीने का घर खर्चा 15,000 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाउसिंग लोन है, कार लोन है, बाइक का लोन है, तो उसका ईएमआई जाता है, तो कितना होना चाहिए? हर महीने का 15,000। आपका हाउसिंग लोन इससे ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सेफ्टी, जो अभी इसके पहले हमने 4 पार्ट देखे, कौन से देखे? आपका इमरजेंसी फंड, आपका मेडिक्लेम, आपका लाइफ इंश्योरेंस और फोर्थ एक्सीडेंट पॉलिसी। ये चारों को मिला के महीने का 5,000 रुपया, यानी सालाना कितना हो गया? 60,000 रुपए के प्रीमियम में अगर महीने का 5,000 रुपया है तो 12 महीने का 60,000 रुपीज होता है। तो वो 60,000 रुपया में क्या क्या कवर्ड होगा? आपका इमरजेंसी फंड कवर्ड होगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होगा, आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड होगा, और फोर्थ आपका पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो ये सब हमने कवर्ड किया है। तो आज जो आप हर महीना 15,000 इन्वेस्ट करोगे, तो उसका आप कहाँ कहाँ वो पैसा यूज करने वाले हो? तो आपके चाइल्ड एजुकेशन में। अभी 2 या 3 साल के बाद आपके बच्चे अगर 10वीं पास हो जाते हैं, तो आपको उनके कॉलेज के लिए पैसा लगेगा। नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपके बच्चों की शादी के लिए आपको प्लान करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप 60 साल से के हो जाएंगे, तो आपको आपका रिटायरमेंट भी देखना है, क्योंकि इंडिया में 58 से या मैक्सिमम 60 ही रिटायरमेंट का एज है। उसके बाद कोई आपको जॉब पे नहीं रखता है अगर आप गवर्नमेंट में हो तो। सिर्फ आप अगर बिजनेस करते हो तो आप 60 से लेके 70 ईयर्स तक भी काम कर सकते हैं, या फिर बिजनेस और आगे कंटिन्यू रख सकते हैं अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो। और इंडिया में अगर अभी देखा गया है कि अब हम कितने एज तक जी रहे हैं, तो 82 ईयर्स तक का एज जेंट्स के लिए है और लेडीज के लिए 88 ईयर्स। जो आज नॉर्मल 30 ईयर्स का बंदा है, जिसको बीड़ी तंबाकू सिगरेट का कोई भी आदत नहीं है, तो वो कितने साल तक जिएगा? जेंट्स है तो 82 ईयर्स और लेडीज है तो 88 ईयर्स। तो मैंने एवरेज लिया, दोनों अगर 90 ईयर्स तक जीते हैं, ये आप है एट द एज 60 to 90, तो आप दोनों के लिए घर खर्चा महीने का ये रहेगा। तो क्या आपने उसके लिए कुछ शुरुआत की है? अगर की है तो ऑल द बेस्ट, और नहीं की है तो आज से कुछ उसके ऊपर सोचिए। अगले 10 या 15 साल में आएगा आपके बेटी की शादी, राइट, जिसको हम गोल प्लानिंग बोलते हैं। आपने कुछ इसके पहले प्लान किया होगा। अगर हम सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी में मैं अगर आज उसकी शादी करनी है तो 10 लाख रुपया का खर्चा आता है, राइट, लेकिन महंगाई भी हर साल 6% से दौड़ रही है। तो अगर मैं 10 लाख रुपया आज का सोचूं, तो लेकिन अगले आने वाले 10 साल में वो इन्फ्लेशन बढ़ा के कितना होगा? तो 18,19,000 मुझे लगने वाला है बेटी की शादी के लिए। दोस्तों, आपकी बेटी की शादी अगर अगले 10 साल के बाद आपको करानी है, तो आपको मिनिमम 18 लाख रुपया लगेगा। और वो 18 लाख रुपया आप तभी कहाँ से लेके आओगे? तो आज से कुछ इन्वेस्ट करोगे तो नेक्स्ट 10 साल में सालाना अगर 12% आपको इंटरेस्ट आता है, ईयरली 12% पर एनम, तो आपको आज से महीने का 7,900 इन्वेस्ट करना है, यानी महीने का लगभग 8,000 रुपया आपकी बेटी की शादी के लिए। नेक्स्ट आता है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको शायद किसी को मालूम होगा। 1940 में जब भी आपके और मेरे दादाजी, राइट, यानी हमारे ग्रैंडफादर मुंबई में आए थे, तभी उनका महीने का घर खर्चा था दोस्तों सिर्फ 10 रुपया। अभी आपके साथ आपके अगर बच्चे सुन रहे हैं तो उनको ये बहुत हंसेंगे वो कि ये क्या है, 10 रुपया महीने का घर खर्चा। हाँ दोस्तों, अभी हम 2020 में हैं, हम 1940 की बात करते हैं। 1940 में हमारे दादाजी का महीने का घर खर्चा था सिर्फ 10 रुपया। 1960 में उन्हीं दादाजी का महीने का घर खर्चा 100 रुपया हो गया, यानी यहाँ से